हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों इस टॉपिक को जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक उनको एनसीईआरटी में नहीं मिलता। जो अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये नहीं होता। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का एक एनेक्सर आता है टेस्ट मैनुअल, लैब मैनुअल। तो उस मैनुअल में ये सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक है। और बच्चों इस टॉपिक को कर आप जो जेईई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम है उसमें कुछ मार्क्स ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस टॉपिक का रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो बात याद रखने वाली है उन बातों को हम याद रखेंगे। बच्चों यहाँ तक जब तक इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, इस टॉपिक की मैं बात करूँ, तो इस टॉपिक में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ हम कंसेप्ट की बात करेंगे और बेसिकली अपना एम्फेसिस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, उनको क्लियर करेंगे और जो बातें याद करने वाली हैं उन बातों को हम याद करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस की बात करते हैं। तो बच्चे दो तरह का एनालिसिस होता है सॉल्ट का, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। जहाँ तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात है तो मतलब सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितनी मात्रा अमाउंट उसका प्रेजेंट है, वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली उस सॉल्ट में कौन सी कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, इसका एनालिसिस हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस में हम यही क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि सॉल्ट में किस तरह के कैटायंस और एनायन प्रेजेंट हैं। बच्चों अगर हम सॉल्ट एनालिसिस में बात करें कि हम किस तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस में हम टेस्ट ऑफ कैटायंस करेंगे, इसके साथ साथ टेस्ट ऑफ एनायंस करेंगे। जहाँ तक कैटायंस के टेस्ट की बात है तो कैटायंस के टेस्ट को हम वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट से करते हैं। वेट टेस्ट का मतलब है कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन में कैटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ड्राई टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट ये दोनों ही ड्राई टेस्ट हैं। ड्राई टेस्ट का मतलब ये है कि आपको कोई सॉल्ट दिया गया, उस सॉल्ट को आपने हीट किया या फिर आप उसका कलर देख के पता कर रहे हैं। हीट करने पे कोई कलर चेंज हो रहा है उसको देख के पता कर रहे हैं। हीट करने पे वो किस तरह गैस इवॉल्व कर रहा है, उसकी स्मेल क्या है, उस गैस का कलर क्या है, इसे हम ड्राई टेस्ट और फ्लेम टेस्ट से पता करते हैं। फ्लेम टेस्ट में भी बेसिकली सॉल्ट में जो कैटायन प्रेजेंट है वो फ्लेम में, बंसन बर्नर के फ्लेम में एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है, तो उससे हमको कैटायन का आइडिया हो जाता है। बच्चों जहाँ तक हम बात करें वेट टेस्ट और ड्राई एंड फ्लेम टेस्ट की, तो ड्राई एंड फ्लेम टेस्ट जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते। जबकि वेट टेस्ट जो है कैटायन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उससे हम कंफर्म करते हैं कि यही कैटायन प्रेजेंट होगा। बच्चों इस तरह से जब हम एनाइन के टेस्ट की बात करते हैं तो एनाइन का टेस्ट जो है वो सॉल्यूशन में किया जाता है, जिसको हम वेट टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स की बात की। बच्चों जैसे सॉल्ट है अपने पास NaCl, तो NaCl में कैटायनिक पार्ट Na+ है, एनायनिक पार्ट जो Cl- है। बच्चों जब भी सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट एसिड एंड बेस की रिएक्शन से बनता है। जैसे हम NaCl की फॉर्मेशन की बात करें तो NaCl बच्चों हम समझते हैं जब NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट फॉर्म करता है NaCl और उसके साथ वाटर बनता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इस सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट है वो बेस से आया है, तो इसलिए सॉल्ट में जो कैटायनिक रेडिकल होता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और जो एनायनिक पार्ट है Cl- ये जो है वो एसिड से आया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस Cl- को हम बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अप्रोच करते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइंस। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइंस में एनाइन को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए एनाइन वो एनाइन है जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। दोनों डाइल्यूट H2SO4 हो या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 हो, उनके साथ वॉलेटाइल मीन्स गैसियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जबकि क्लास बी में जो एनाइन प्रेजेंट होते हैं वो H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, मतलब गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। बच्चों अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें क्लास ए के एनाइन को, तो क्लास ए के वो एनाइन जो कि वॉलेटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं H2SO4 के साथ, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। सब ग्रुप ए में, सब ग्रुप ए जो है वो डाइल्यूट H2SO4 इसका ग्रुप रिएजेंट है और डाइल्यूट H2SO4 इसका ग्रुप रिएजेंट है, जबकि सब ग्रुप सेकंड का जो ग्रुप रिएजेंट है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 है। इस बात का मतलब यह है बच्चों कि सब ग्रुप फर्स्ट में जो एनायन प्रेजेंट हैं
वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। वॉलेटाइल प्रोडक्ट मीन्स गैसेस प्रोडक्ट देते हैं। जबकि सब ग्रुप सेकेंड में जो एनाइन प्रेजेंट हैं वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि सब ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एनाइन होते हैं। यहाँ पर एनाइन है सल्फाइड आयन, इसके साथ साथ बाईसल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट ITE, NO2 माइनस इज नाइट्राइट आयन, S2O3 2 माइनस इज थायोसल्फेट, और सल्फाइड आयन है, इसके साथ साथ फॉर्मेट आयन है। इस तरह से जब हम सब ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो सब ग्रुप सेकंड में ये सारे हैलाइड आयन्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसके साथ साथ नाइट्रेट है, बोरेट है, ऑक्सलेट है एंड एसीटेट है। बच्चों एसीटेट जो है वो सब ग्रुप फर्स्ट एंड सब ग्रुप सेकंड दोनों ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो ये एनाइन के क्लासिफिकेशन की बात हो गई, और यहाँ पे हमने एनाइन का क्लासिफिकेशन किया क्लास ए वाले एनाइन। क्लास ए वाले एनाइन वो एनाइन जो कि H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। हम क्लास बी के एनाइन की बात करते हैं, वो एनाइन जो कि H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते हैं। इसको भी हम फर्दर दो सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप फर्स्ट एंड सब ग्रुप सेकेंड। सब ग्रुप फर्स्ट के जो एनाइन है बच्चों उनको हम PPT प्रेसिपिटेशन टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, और जबकि सब ग्रुप सेकेंड के जो एनाइन है वो रिडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई होते हैं। तो सब ग्रुप फर्स्ट में जो एनाइन है बच्चों सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन एंड क्रोमेट आयन। इसके साथ साथ सब ग्रुप सेकेंड में जो एनाइन है वो क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 माइनस, और इसके साथ साथ बच्चों परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस। चलिए बच्चों अब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। Cr2O7 डाइक्रोमेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों इस पूरे लेक्चर में, पूरे वीडियो में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन के बेसिस पर, और हम कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हमको इम्प्रूव करना है। बच्चों अपने पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद Na2SO3, सोडियम बाइसल्फाइड, Na2CO3, बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट एंड Na2S। तो बच्चों वन बाय वन हम इन सॉल्ट का डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन को देखते हैं। सबसे पहले सल्फाइड आयन। बच्चों ये सारे एनाइन जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये क्लास ए के फर्स्ट सब ग्रुप के एनाइन हैं। ये फर्स्ट सब ग्रुप के जो एनाइन है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। सल्फाइड आयन जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो बर्निंग सल्फर की स्मेल देता है बच्चों, ये कलरलेस गैस होती है। और बच्चों बाइसल्फाइड की बात करें तो बाइसल्फाइड भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। बच्चों नेक्स्ट एनाइन कार्बोनेट आयन, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। आपके पास टेस्ट ट्यूब में एक कार्बोनेट सॉल्ट है और उसमें हम 2-3 ड्रॉप जो है वो एसिड की ऐड कर दें तो हम देखेंगे गैस जो बड़ी तेजी के साथ निकलती है। ब्रिक्स इफरवेंस, मतलब आपको आवाज़ आएगी बुदबुदाहट की कि गैस निकल रही है। तो कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से बाइकार्बोनेट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट एनाइन है एसीटेट। एसीटेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ एसिटिक एसिड CH3COH की विनेगर लाइक स्मेल देता है गैस की, जो कि कलरलेस गैस होती है। बच्चों NO2 माइनस डाइल्यूट H2SO4 के साथ NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस फॉर्म करता है। बच्चों नेक्स्ट है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर सल्फर की टर्बिडिटी फॉर्म करता है। ये सल्फर की टर्बिडिटी जो है वो येलोइश वाइट कलर की होती है, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ये सल्फर की येलोइश वाइट कलर की टर्बिडिटी हम टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं बच्चों। इसके साथ साथ सल्फाइड आयन की हम बात करें तो सल्फाइड आयन एसिड के साथ रिएक्शन करने पर H2S गैस देता है। H2S गैस जो है कलरलेस गैस होती है, और इसकी स्मेल जो है वो रोटन एग की तरह से होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर्ड गैस विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। बच्चों यहाँ पर जो एनाइन हम देख रहे हैं ये सारे एनाइन जो है वो क्लास ए के सब ग्रुप सेकंड के एनाइन हैं, और ये भी कंसंट्रेटेड H2SO, डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो एनाइन
कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं वो सेकंड सब ग्रुप के होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम फर्स्ट ग्रुप सब की बात करते हैं, सब ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, तो सब ग्रुप फर्स्ट के एनाइन डाइल्यूट H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। उसके साथ साथ वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनेट है वो क्लास ए की फर्स्ट सब ग्रुप का एनाइन है, ये कार्बोनेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा। इसके साथ साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी देगा। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एनाइन है क्लास ए में फर्स्ट सब ग्रुप के एनाइन, ये एनाइन डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। जबकि सब ग्रुप सेकंड के जो एनाइन है वो सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। Cl- जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोरीन गैस नहीं देता, यहाँ पर ये HCl गैस मिलता है बच्चों। बेसिकली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पर Cl- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो Cl- कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिडॉक्स इंटरेक्शन नहीं करता है यहाँ पर, इसलिए हमको HCl की वेपर्स मिलती हैं, HCl की फ्यूम्स मिलती है जो पंजेंट स्मेल होती है। बच्चों Br- कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्रोमीन देता है। इस ब्रोमीन का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। चलिए नेक्स्ट एनाइन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एनाइन है I- भी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर आयोडीन देता है, जो कि वायलेट कलर की वेपर्स होती हैं बच्चों। और चूंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। और इसी तरह से NO3- नाइट्रेट आयन जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ NO2 की वेपर्स रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर्स फॉर्म करेगा। NO2 की नाइट्रेट आयन है ये, तो NO2- एंड NO3- दोनों ही एसिड के साथ मतलब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स देंगे। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये नाइट्रेट आयन जो है, ये नाइट्रेट आयन डाइल्यूट एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्या? ये डाइल्यूट एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट NO2 गैस देगा। बच्चे चलिए अगली स्लाइड में हम F- की बात करते हैं। फ्लोराइड आयन H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर HF की कलरलेस गैस प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ बचा बोरेट आयन BO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H3BO3 की वाइट कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। हीट करने पर देता है बच्चों, हीट करने पर H3BO3 की फ्यूम्स मिलती हैं। अगर हम इसको हीट नहीं करेंगे तो ये फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करता, हीटिंग करने पे ये फ्यूम प्रोड्यूस करता है। बच्चों ऑक्सलेट जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन के कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के पार्शियल कंबशन का प्रोडक्ट है। बच्चों अगली स्लाइड में हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर हम बहुत सारी बातें देख रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे एक गैस दे रहा है, डाइल्यूट एसिड है HCl। इस गैस को लाइम वाटर से पास करने पे वाइट कलर का PPT मिल रहा है। जो हम एक्सेस ऑफ गैस, यहाँ पर जो ए गैस मिल रही है, एक्सेस ऑफ गैस को हम पास करते हैं इस सॉल्यूशन से। किस सॉल्यूशन से? जिसमें बी का PPT प्रेजेंट है, एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। और फर्दर इस क्लियर सॉल्यूशन को अगर हम NH4OH के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो दोबारा से वाइट PPT वही मिल रहा है, और इसको अगर हम बॉयल करेंगे तब भी वो वाइट PPT वो भी ही मिलता है हमको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इस सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं बच्चों। बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे वो H2SO4 हो चाहे HCl हो, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बोनेट एसिड में डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों, बाइकार्बोनेट भी एसिड में डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस टेस्ट ट्यूब इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि कार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट है, एसिड आपने डाला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है यहाँ से। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, और जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। और ये मिल्कीनेस क्यों आती है, इस बात को चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि बेसिकली ये जो मिल्कीनेस यहाँ पे आई है कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करने पर, ये मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण आती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है,
इसी CaCO3 की फॉर्मेशन के कारण सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। और बच्चों, इस सॉल्यूशन में जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है और हमको क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल और मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। बच्चों, ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है क्लियर सॉल्यूशन जिसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन को जब आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पे बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है तो कार्बोनेट का वाइट कलर का पीपीटी आपको दिखाई देगा। और बच्चों, अगर हम इस बाइकार्बोनेट वाले सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, चूंकि बाइकार्बोनेट इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये चूंकि सॉल्यूशन बेसिक है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है और एसिडिक हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी के कारण ये बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और यहाँ पे फिर कार्बोनेट का पीपीटी वाइट कलर का दोबारा रीअपीयर हो जाता है। बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट यूजिंग दीज रिएजेंट कैल्शियम क्लोराइड एंड HgCl2। तो बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन को समराइज किया गया है। रिएजेंट है अपने पास CaCl2 एंड HgCl2। कैल्शियम क्लोराइड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम आयन जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम क्लोराइड जब कैल्शियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है। बच्चों, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि बाइकार्बोनेट में जितने भी बाइकार्बोनेट अपने पास हैं, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो बाइकार्बोनेट आयन वो चेन स्ट्रक्चर बना लेता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम है और जबकि बाकी बाइकार्बोनेट एक अच्छे अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर जब हम HgCl2 की बात करते हैं तो HgCl2 कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे। अदरवाइज कार्बोनेट पीपीटी जनरली वाइट कलर के होते हैं, कुछ कार्बोनेट ही कलर्ड होते हैं, उसमें एक कार्बोनेट ही है HgCO3.3HgO। और बच्चों, यहाँ पर HgCl2 बाइकार्बोनेट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट को इन सब रिएजेंट के साथ देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +4 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मतलब सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज कर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। और अगर ये लूज कर रहा है तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये +4 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर तो सल्फर डाइऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। चूंकि डाइक्रोमेट, MnO4- ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe3+ ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका एक्शन क्या होगा, रिड्यूसिंग एक्शन होगा। चलिए बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, और कलर चेंज ध्यान रखें, ये ऑरेंज कलर से Cr3+ में कन्वर्ट होता है और Cr3+ के कारण सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो कलर चेंज इन्वॉल्व है यहाँ पर। MnO4- का सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज +7 से +2 में जाता है। और कलर चेंज देखिए बच्चों, कलर चेंज पर मैग्नेट जो पिंक और पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, Mn2+ में कलर चेंज हो जाता है। ये सब हम इंटरेक्शन इन सारी स्पीशीज के सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ देख रहे हैं। बच्चों, Fe3+ का सॉल्यूशन जो येलो कलर का है, चूंकि ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ये लूज कर रहा है, तो Fe3+ जो +2 में चला जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर +4 से +6 में जा रहा है। देख रहे हैं सभी में सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से Br2 ब्रोमीन वाटर जो कि ब्राउन कलर का होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद KiO3 के साथ स्टार्ट सॉल्यूशन है। बच्चों, KiO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +5 है, ये इट इज कैपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करके IO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वायलेट कलर का होता है। ये आयोडीन फ्रेशली प्रिपेयर स्टार्च सॉल्यूशन के साथ आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है,
जो कि ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे भी आप कलर चेंज देखें कि ये कलरलेस से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ जब हम क्लोरीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन वाटर के साथ ये Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये कलरलेस है, मतलब ये कलरलेस और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कलरलेस। तो यहाँ पे कलर चेंज इन्वॉल्व नहीं है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कलरलेस है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। इन टेस्ट को आप यहाँ पे विजुलाइज करें, देखें, समझें। ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बच्चे। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का एक्शन जो रिड्यूसिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि बाकी सारी स्पीशीज जो इनके साथ रिएक्शन कर रही हैं ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, क्वेश्चन ये बनता है कि कई स्पीशीज आपको दे दी, जैसे डाइक्रोमेट दे दिया, Cl2 दे दिया, H2O2 दे दिया, और पूछा इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो कलर चेंज इन्वॉल्व करेगी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो जो मैंने 3 स्पीशीज बोली उसमें से डाइक्रोमेट जो है वो कलर चेंज देगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम डाइक्रोमेट से ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, जब मेरे पास डाइक्रोमेट प्रेजेंट है, क्लोरीन वाटर प्रेजेंट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट है, तो सिर्फ डाइक्रोमेट से ही मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एनालिसिस कर पाऊंगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पर कलर चेंज इन्वॉल्व है। फाइन, चलिए अगली स्लाइड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन H2S इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस है बच्चों। जब H2S सल्फर डाइऑक्साइड से पास करते हैं तो H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पर ये को प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। सल्फर -2 से 0 में चला जाता है और ये सल्फर +4 से भी 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सल्फर मिल रहा है ये अपीयर होता है वाइटिश येलो कलर की टर्बिडिटी में। बच्चों इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये अक्सर आ जाती है, पूछ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सल्फर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो एसिड के फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द अननोन्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, टेस्ट ट्यूब में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाया गया है। तो यहाँ पर अपने पास सल्फाइड का एक क्लियर सॉल्यूशन है। इस क्लियर सॉल्यूशन में जब हम AgNO3 ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं तब भी हमको क्लियर सॉल्यूशन मिलता है ए का। और इस ए के क्लियर सॉल्यूशन में जब हम AgNO3 एक्सेस में डालते हैं तो वाइट PPT मिलता है हमको। इस वाइट PPT को बॉयल करने पे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वाइट PPT में जब हम एक्सेस ऑफ अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये क्लियर सॉल्यूशन देता है। और इस वाइट PPT में जब एक्सेस ऑफ सल्फाइड आयन हम ऐड कर रहे हैं तो हमको फिर क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं इस एनिमेशन के द्वारा। बच्चों यहाँ पर वही सारी बातें, सल्फाइड आयन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, AgNO3 आपने ड्रॉप वाइज डाला। AgNO3 जब आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं इसका मतलब AgNO3 जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सल्फाइड आयन यहाँ पे एक्सेस में है। तो यहाँ पर ये सल्फाइड आयन एक्सेस में Ag+ आयन के साथ सॉलेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgSO3- और सॉल्यूशन क्लियर ही रहता है बच्चों। अब ये जो क्लियर सॉल्यूशन है, इस क्लियर सॉल्यूशन में जब आप AgNO3 एक्सेस में डालेंगे तो Ag+ आयन बढ़ेगा। Ag+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ अब ये क्या हो गया, ये एक्सेस में हो जाएगा, और सल्फाइड आयन क्या होगा, लिमिटिंग हो जाएगा। तो जब Ag+ आयन एक्सेस में है तो सल्फाइड आयन के साथ इंटरेक्शन करने पे व्हाइट कलर का PPT फॉर्म करता है Ag2SO3 का, सिल्वर सल्फाइड का। ये जो सिल्वर सल्फाइड का PPT है जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये ब्लैक कलर का सिल्वर देता है। बेसिकली बच्चों होता क्या है, जब आप इस सस्पेंशन को बॉयल करते हैं Ag2SO3 को, तो Ag2SO3 को बॉयल करने पर ये बेसिकली Ag2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड देता है, Ag2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों Ag2O में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 है। तो यहाँ पर Ag+ आयन एंड SO2 के बीच में रिडॉक्स इंटरेक्शन हो जाता है। ये जो स्पीशी है ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में रिडॉक्स इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ से सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्वर को देता है, जिससे सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है और हमको एमरफॉस सिल्वर मिलता है जो कि ब्लैक कलर के PPT के फॉर्म में अपीयर होता है। बच्चों एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सिल्वर के जो PPT हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
डाई एमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। इस क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो डी ब्लॉक के पीपीटी होते हैं, एक मैं जनरल ऑब्जर्वेशन में बात कर रहा हूँ और हर जगह फिट नहीं होती, जनरलाइज कर रहे हैं इस बात को। तो डी ब्लॉक के जो पीपीटी होते हैं वो एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सॉल्युबल होते हैं। और हम स्ट्रॉन्ग फील्ड किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं? हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। आई माइनस से एक्वा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। एक्वा के आगे जितने भी लिगेंड हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो पीपीटी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं इन जनरल। और पी ब्लॉक के जो पीपीटी होते हैं वो इन जनरल वीक फील्ड लिगेंड में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, उनके एक्सेस में सॉल्युबल होते हैं। बच्चों Ag2SO3 एक्सेस ऑफ सल्फाइड में ये क्लियर सॉल्यूशन बना लेता है। AgSO3 माइनस फॉर्मेशन के कारण वही कंपाउंड जो कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे SO3 2 माइनस जो है एक्सेस में हो गया। अब Ag लिमिटिंग हो जाएगा तो ये इसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिव द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम क्वेश्चन, ओके, सेम एनालिसिस हमको यहाँ पे करना है। सल्फाइड आयन इन सारी स्पीशीज के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये सारी स्पीशीज जो हैं ये डाइक्रोमेट हुआ, Fe3 माइनस, ब्रोमीन हुआ, KO3 एंड क्लोरीन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और यहाँ पर सल्फाइड, चूँकि यहाँ पर सल्फर अपनी लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये सारी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी और सल्फाइड आयन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। तो इस इंटरेक्शन में डाइक्रोमेट जो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस जो है 2+ में, Fe3+ जो है Fe2+ में, Br2 जो है Br माइनस में, IO3 माइनस जो है वो I2 बनाएगा जो कि स्टार्च के साथ आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का देगा और क्लोरीन वाटर के साथ ये Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों इन सभी इंटरेक्शन में सल्फाइड आयन जो है वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है जो कि येलोइश वाइट कलर की टर्बिडिटी के फॉर्म में अपीयर होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 9 क्वेश्चन में अपने पास एक Na2S जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स जो वायलेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। तो बेसिकली अपने पास एक क्लियर सॉल्यूशन है जो कि सल्फाइड का सॉल्यूशन है। इस सल्फाइड के सॉल्यूशन में हम रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं, Na2FeCN5NO, यहाँ पर NO जो है वो +1 अपनी आयनों का जो चार्ज है वो प्लस है, तो ये इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सल्फाइड आयन के साथ इंटरेक्शन करने पर वायलेट कलरेशन देता है, वायलेट कलर का सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अक्सर पूछ ली जाती है। रिएक्शन क्या हो रही है इस बात को हम एक बार और देख लेते हैं। सोडियम सल्फाइड मतलब सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करने पर वायलेट और पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के सॉल्यूशन की बात करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मीन्स SNP, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के सॉल्यूशन में जब हम H2S गैस पास करते हैं तो H2S गैस पास करने पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कोई इंटरेक्शन नहीं करता, बल्कि H2S में सल्फाइड आयन तो है लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कोई इंटरेक्शन नहीं करता। और इसी H2S को अगर हम एसिडिक मीडियम में भी पास करें तो ये H2S एसिडिक मीडियम में पास करने पर भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कोई इंटरेक्शन नहीं करता। बच्चों सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के सॉल्यूशन में अगर हम H2S गैस बेसिक मीडियम में पास करें तो बेसिक मीडियम में पास करने पर ये वायलेट कलरेशन देता है, या फिर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ कराएं, मतलब कोई सॉल्युबल सल्फाइड सॉल्ट हो उसके साथ रिएक्शन कराएं, तब ये टेस्ट परफॉर्म करता है। बेसिकली पहले दो केस में जब मैंने H2S की बात की या फिर H2S एसिडिक मीडियम में बात की, इन दोनों केसेस में H2S के आयनाइजेशन से मिलने वाला सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम होता है। बच्चों H2S वैसे ही वीक एसिड है और इस वीक एसिड की आपने और दुर्गति कर दी H+ आयन डाल के, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम है, इस बात को पढ़ते हैं। तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन जो कम होता है दैट वो क्रिटिकल लेवल से कम हो जाता है जो कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर
जब हम बेसिक मीडियम में बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में बात करने पर सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए टेस्ट परफॉर्म कर देता है। तो वायलेट कलरेशन हमको मिलता है। कौन सा कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। Na4FeCN5NOS। यहाँ पर NOS जो है बेसिकली ये NOS माइनस लिगेंड है, NOS माइनस। बच्चों NO2 माइनस होता है नाइट्राइटो, ये हो जाएगा थायोनाइट्राइटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज वाटर इनसॉल्युबल, विच इज वाटर इनसॉल्युबल। तो इसमें से वाटर इनसॉल्युबल कौन सा है बच्चों? सारे नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल। नाइट्राइट्स मींस NO2 माइनस। ऑल नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2। AgNO2 वाटर इनसॉल्युबल होता है। और बच्चों अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। नाइट्राइट भी सारे सॉल्युबल होते हैं सिर्फ AgNO2 को छोड़कर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल आयन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से फॉर्म होता है और फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले को देखेंगे, फिर हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फॉर्म करते हैं। बेसिकली हमने टेस्ट ट्यूब लिया जिसको हम टिल्टेड रखते हैं, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करके रखा जाता है और इस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है और टेस्ट ट्यूब की वॉल के सारे हम ड्रॉप वाइज जो है वो नाइट्रिक कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। तो जिस पॉइंट पर दो लिक्विड जो है वो मिलते हैं वहां पर ये ब्राउन रिंग फॉर्म होती है, बहुत सुंदर रिंग फॉर्म होती है ब्राउन रिंग। और इस ब्राउन रिंग का जो फॉर्मूला है बेसिकली FeH2O5NOSO4 होता है और इस ब्राउन रिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है FeSO4.NO। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है FeH2O5NOSO4, इसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Ch+1 है और ये सारे मोनोलेंटेड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? Fe का 6 होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था। तो चलिए थोड़ा सा और इस बात को हम डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली क्या रिएक्शन क्या हो रहा है। बच्चों नाइट्रेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर NO2 गैस देता है। ये NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 है। जो हम इसका हाइड्रोलिसिस मतलब इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, +5 एंड +2 में चेंज हो जाता है। मतलब इसका क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ये +4 से +5 में जाता है और +4 से +2 में भी जा रहा है। ये जो NO होता है इस NO को फेरस सल्फेट क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ये NO फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर FeH2O5NO कॉम्प्लेक्स है बच्चों, FeH2O5NO प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इस कोऑर्डिनेशन स्केल पे ऊपर 2+ चार्ज होगा बिकॉज बाहर जो है सल्फेट आयन प्रेजेंट है। चलिए बच्चों अगली स्लाइड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन देवर दलाई reacts in strong alkaline medium with nitrate and nitrite salt. This is also a very important reaction. देवर दलाई जो है वो एल्युमिनियम, जिंक एंड कॉपर के एलॉय है। तो बच्चों यहाँ पर जब देवर दलाई नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के साथ इंटरेक्शन करता है तो बेसिकली अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। और ये इंटरेक्शन क्या हो रहा है इस बात को चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। बेसिकली जिंक NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल है। जिंक एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। एम्फोटेरिक एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो एक्सेस ऑफ बेस में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये कंपाउंड Na2ZNO2 बनाता है और उसके साथ साथ नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करने पर पंजेंट स्मेल की कलरलेस अमोनिया गैस इवॉल्व करता है। ये हम यहाँ पर इस एनिमेशन में देख रहे हैं बच्चों।
ये अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है। ये जो NH3 गैस है पंजेंट गैस है, कलरलेस गैस होती है। जिस टेस्ट ट्यूब से अमोनिया गैस निकल रही है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर आप ग्लास रॉड लेके आए विच इज डिप्ड इन, ग्लास रॉड विच इज डिप्ड इन, इस ग्लास रॉड को हमने HCl में डिप कर दिया। तो ग्लास रॉड को जब हम HCl में डिप कर देंगे तो बेसिकली यहाँ से हमको NH4Cl की वाइट फ्यूम्स मिलेंगी। NH4Cl की ये वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। बच्चों अगर यहाँ पर मैं एल्युमिनियम लूँ, ये सेम रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ भी होगी। एल्युमिनियम भी NaOH के साथ रिएक्शन करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल है। तो उस केस में सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी और यही नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रेट नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करने पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक प्लस NaOH की बात करें या फिर हम एल्युमिनियम प्लस NaOH की बात करें, ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करते हैं बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में NaOH हो या फिर KOH हो, दोनों केसेस में हमको यही रिएक्शन मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई A एंड B। तो बच्चों अपने पास एक एसीटेट का सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। इस एसीटेट के सॉल्यूशन में जब हम फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो ब्लड रेड कलरेशन मिलता है हमको और जिसको हीट करने पे ये ब्लड रेड कलर का PPT फॉर्म करता है। तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। तो एसीटेट जो है वो Fe3+ के साथ रिएक्शन करने पे ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ब्लड रेड कलरेशन मिलता है हमको, ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन। और इस PPT को सॉल्यूशन को हीट करने पर ये ब्लड रेड कलर का PPT फॉर्म करता है जो कि बेसिक फेरिक एसीटेट फॉर्मेशन के कारण होता है। बेसिक फेरिक एसीटेट फॉर्मेशन बनता है जिसके कारण ये हमको ब्लड रेड कलर का PPT दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर जो FeCl3 है, न्यूट्रल FeCl3, इस FeCl3 बेसिकली FeCl3 में Fe3+ आयन एंड Cl- आयन है। इस Fe3+ का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली एसिडिक होगा और इस एसिड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देता है। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ जो H+ आ रहा है वो एसीटेट के साथ इंटरेक्शन करके उसको एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा CH3COH में, फिर ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चे। तो इसलिए हम न्यूट्रल FeCl3 यहाँ पर यूज करते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन में थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन में डाइक्रोमेट। तो थायोसल्फेट डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करने पर बेसिकली सल्फर की येलोइश कलर की टर्बिडिटी देता है और हमको सल्फेट आयन मिलेगा SO4 2-। थायोसल्फेट Cu2+ के साथ, थायोसल्फेट Cu2+ के साथ भी रिडॉक्स इंटरेक्शन करता है बच्चों और इस रिडॉक्स इंटरेक्शन में ये थायोसल्फेट आयन जो है S2O3 टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है S4O6 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। चलिए इसको एक एनिमेशन के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पर कि बेसिकली Cu2+ का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जब हम इस सॉल्यूशन में थायोसल्फेट ऐड करते हैं तो हमको Q+ थायोसल्फेट का वाइट कलर का PPT मिलता है। ओके, और थायोसल्फेट जो है वो टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है S4O6 में। ये जो व्हाइट कलर का PPT है, व्हाइट कलर का PPT ये है बच्चों, व्हाइट कलर का ये जो PPT है वो एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट में सॉल्युबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 465 कॉम्प्लेक्स। 465 कॉम्प्लेक्स, इसको हम इस तरह से ध्यान रखते हैं। 465 का मतलब है कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 4- चार्ज है और 6 कॉपर हैं और थायोसल्फेट कितने हैं, 5 हैं। इस नंबर से इस तरह से हम ध्यान रखते हैं 465 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। बच्चों चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई PQR। तो यहाँ पे PQR हमको आइडेंटिफाई करना है और थायोसल्फेट AgNO3 के साथ ड्रॉप राइस रिएक्शन करने में वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है जो कि AgNO3 के एक्सेस में व्हाइट कलर का PPT फॉर्म करता है। वही सेम ट्रेंड, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सल्फाइड के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। थायोसल्फेट AgNO3 ड्रॉप वाइज हम जब डाल रहे हैं तो AgNO3 ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो थायोसल्फेट जो एक्सेस में है तो इस केस में ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है AgH2O3 होल ट्वाइस 3-।
ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। अगर AgNO3 एक्सेस में होगा तो बेसिकली फिर हमको PPT मिलता है। ये जब एक्सेस में होगा तो ये सिल्वर थायोसल्फेट का वाइट कलर का PPT फॉर्म करता है, और ये सिल्वर थायोसल्फेट का जो वाइट कलर का PPT है इसको हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये Ag2S की फॉर्मेशन के कारण ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन स्टैंडिंग मीन्स आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो ब्लैक कलर का PPT देता है Ag2S का। और अगर आप एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट यूज कर रहे हैं, जैसा अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट में फिर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यहाँ भी बन जाता है और सॉल्यूशन कलरलेस होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हेन ए न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट इज ट्रीटेड विद दिस कॉम्प्लेक्स, तो हमको वायलेट कलर का PPT मिलता है बच्चों। ये वायलेट कलर का जो PPT है वो इस रिएक्शन के कारण होता है। आयनाइजेशन स्फीयर में जो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है वो थायोसल्फेट आयन से रिप्लेस हो जाता है, और ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है थायोसल्फेट का, और यहाँ पर हमको वायलेट कलर का PPT मिलता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर्ड गैस विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये बात अभी हमने डिस्कस की थी। NaCl से बेसिकली हमको HCl मिलेगा, NaBr जो Br2 देगा जो कि कलरलेस कलर्ड गैस है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन, और NaI जो है वो आयोडीन देगा जो कि वायलेट कलर की वेपर्स हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है NaBr एंड NaI होगा, इसलिए B एंड C होगा। और यहाँ पर हम इस एनिमेशन के थ्रू भी इस बात को एक बार रिवाइज कर सकते हैं बच्चों कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्ट कर रहा है Cl- के साथ तो हमको HCl का फ्यूज HCl मिलता है जो कि कलरलेस है। इस टेस्ट ट्यूब से जब HCl निकल रहा है और आप एक ग्लास रॉड लेके आए विच इज डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब से आपको व्हाइट कलर की फ्यूम्स दिखाई देंगी, व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलेंगी यहाँ से। और बच्चों Br- जैसे डिस्कस किया था, Br2 आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का वेपर देता है A2 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में आइडेंटिफाई ABCD। तो NaCl जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर एक PPT बनेगा AgCl का। ये PPT AgCl का व्हाइट PPT। ये जो व्हाइट PPT AgCl का है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। AgCl का व्हाइट PPT अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा जैसा भी हमने डिस्कस किया था। पोटेशियम साइनाइड में CN- आल्सो स्ट्रॉन्ग, ये भी AgCN2- कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और AgCl का PPT जो है थायोसल्फेट में भी सॉल्युबल होता है। ये सब अच्छे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन नंबर 20, NaCl सॉलिड, ऑरेंज कलर का सॉलिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं तो आपको एक रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर्स मिल रही हैं। इन वेपर्स को NaOH से पास करने पे येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। और बच्चों ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन है, इस येलो कलर के सॉल्यूशन को जब आप लैट एसीटेट के साथ इंटरेक्शन कराते हैं तो आपको येलो PPT मिलता है, और AgNO3 के साथ ये ब्रिक रेड कलर का PPT दे रहा है, ब्रिक रेड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की, इंपोर्टेंट टेस्ट है ये। अपने पास NaCl है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको हीट करते हैं। तो हीट करने पर रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर्स मिलती हैं जो कि क्रोमिल क्लोराइड की हैं, CrO2Cl2 की। ये जो रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर्स हैं, जब हम इसको NaOH से पास करते हैं तो NaOH से पास करने पर ये जो NaOH का सॉल्यूशन है ये येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज NaOH CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करने पर Na2CrO4 बना लेता है, सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 जो है वो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। और बच्चों इस सोडियम क्रोमेट के सॉल्यूशन में जब आप एसिटिक एसिड सोडियम एसिड प्लीज लेड एसीटेट जब हम ऐड करते हैं तो लेड एसीटेट बेसिकली यहाँ पर जो Pb2+ आयन है वो इस क्रोमेट के साथ इंटरेक्शन करने पर लेड क्रोमेट का येलो कलर का PPT फॉर्म करता है, PbCrO4 का। क्रोमेट PPT जनरली येलो कलर के होते हैं बच्चों, सिर्फ सिल्वर और मरकरी को छोड़कर बाकी क्रोमेट जो येलो PPT के फॉर्म में अपेयर होते हैं। यहाँ पर
इसी सॉल्यूशन में जब हम AgNO3 डालें तो AgNO3 जो है वो Ag2CrO4 का ब्रिक रेड कलर का PPT फॉर्म करता है। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड है, इस क्रोमिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, फिर ये वेपर्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों यहाँ पर अगर हमको रेडिश ऑरेंज कलर के फ्यूम्स मिल रही हैं और जब तक हम इसको NaOH से पास नहीं करते तब तक Cl- आयन कन्फर्म नहीं होता सॉल्यूशन में, बिकॉज रेडिश ऑरेंज कलर की फ्यूम्स तो हमको बेसिकली Br- के कारण भी मिल सकती है। बहुत सारी सावधानियां हमको इसमें बरतनी पड़ती है। नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सॉल्ट में जब हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वो NOCl बना लेते हैं और ये हमको टेस्ट मतलब रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर्स नहीं दिखाई देती। Br-, I-, ये जो कलर्ड एनायन है ये सब एब्सेंट होने चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स विच डू नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो बच्चों क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो सिर्फ आयनिक क्लोराइड परफॉर्म करते हैं। वो क्लोराइड जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। बच्चों हम ध्यान रखेंगे इस बात को कि Pb4+ आयन, SN4+ आयन, मर्क्यूरी के +2 एंड +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, इसके साथ साथ Ag+ एंड Cu2+ मतलब Q+ आयन, इन मेटलिक कैटाइन के जो क्लोराइड्स हैं वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, बिकॉज उनमें कोवलेंट कैरेक्टर रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। HgCl2 नहीं करेगा, Hg2Cl2 भी नहीं करेगा, CCl4 जो कोवलेंट क्लोराइड है, CaCl3 भी कोवलेंट है, PbCl2 जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेगा। PbCl2 में Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। PbCl4 नहीं करेगा बच्चों, ये नहीं करेगा। AgCl नहीं देगा, Cu2Cl2 भी नहीं परफॉर्म करेगा, जबकि NH4Cl आयनिक क्लोराइड है तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द अननोन्स। अपने पास सोडियम आयोडाइड इन सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है और बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं A2I। तो इन A2I कंपाउंड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो चलिए हम बेसिकली 1 बाई 1 इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सोडियम आयोडाइड मीन्स I- Bi3+ आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का PPT फॉर्म करता है, जो कि BiI3 के कारण बनता है, जो कि पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसमें जो P ब्लॉक एलिमेंट है I- वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस की पॉइंट को हम ध्यान रखें। और जब ये पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस में सॉल्युबल है तो बेसिकली कंपाउंड बनाता है Bi4, कंपाउंड फॉर्म होता है KBI4, BiI4। तो बेसिकली इस कंपाउंड फॉर्मेशन के कारण ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है। और इसी तरह से जब हम I- को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये अक्सर आ जाती है बच्चों। कॉपर सल्फेट के साथ ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है। I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Cu2+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में Cu2I2 बनता है जो कि वाइट कलर का PPT होता है, और आयोडीन जो कि वायलेट कलर की वेपर्स होती है, जो कि एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ इंटरेक्शन करने पर KI3 बनाता है, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, जिसके कारण सॉल्यूशन ब्राउन कलर का होता है। पहले भी डिस्कस किया था हमने एक क्वेश्चन में बच्चों। इसी तरह से I- आयन जब मर्क्यूरियस आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये Hg2I2 बनाता है, ग्रीन कलर का PPT, जैसा हमने Hg2+ के टेस्ट से ही पढ़ा है। और एक्सेस ऑफ I- में ये K2HgI4+ Hgi बना लेता है। ये मर्क्यूरियस आयन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। इस तरह से ये जब मर्क्यूरिक के साथ रिएक्शन करता है तो Hgi2 इसका कलर रेड बनाता है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है K2HgI4। ये रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। बोरेट आयन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑफकोर्स H3BO3 की होगी। और इसके साथ साथ और टेस्ट भी है। ये जो बोरेट आयन कंसनट्रेट H2SO4 एंड एथाइल अल्कोहल के साथ हीट करने पर वेपर्स प्रोड्यूस करता है, Q वेपर्स। तो ये जो वेपर्स हैं बेसिकली इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण हैं।
इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण है। और अगर हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक माचिस की तीली लेके आए जहाँ से ये वेपर निकल रही है, तो ये वेपर जो ग्रीन एच फ्लेम के साथ बर्न होती है बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बेसिकली जो फ्लेम बनती है इस तरह से फ्लेम, और ये फ्लेम जो है वो ग्रीन एच फ्लेम के साथ जलती है सिर्फ इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से जो फ्यूम्स निकल रही हैं और माचिस की एक तीली लेके आए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे रखें हम, तो हम देखेंगे जो वेपर्स निकल रही हैं वो जलने लगती हैं और वो ग्रीन एच फ्लेम के साथ जलती हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में है कि व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 इज एडेड टू हॉट एक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन, द decolorization is slow in the beginning but becomes very rapid after some time. This is because यहाँ पर बेसिकली जो इस रिएक्शन में KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीलेट के साथ ही ये रिडॉक्स इंटरेक्शन कर लेता है और Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और Mn+2 की प्रेजेंस इस रिएक्शन को ऑटो कैटलाइज कर देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ए होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम MnO4 माइनस परमैग्नेट की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जब इन सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, परमैग्नेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, तो ये सारी स्पीशीज जो है रिड्यूसिंग एजेंट हैं। चूंकि ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑल दीज स्पीशीज शुड बी कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इस कंसेप्ट पर हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों जब सल्फाइड आयन या फिर बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है, ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये वाली स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +4 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में आ जाएगा। इस तरह से H2S में सल्फर -2 है, तो ये रिएक्शन करके सल्फर की येलोइश वाइट कलर की टर्बिडिटी फॉर्म करता है। नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करने पर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। थाई सल्फेट जो है वो SO4 2- एंड सल्फर की टर्बिडिटी में कन्वर्ट होता है। हेलाइड आयन जो है X2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो हेलाइड आयन है I-, Br- एंड Cl- है। ऑक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है। तो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है स्पीशी। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह से एक्ट करता है, लेकिन जब ये MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो इसका एक्शन क्या होगा, रिड्यूसिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn2+ इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn4+ में चला जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर अपने पास एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस की रिएक्शन है। हमको यहाँ पर X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो हम टोटल नेट चार्ज डिफरेंस से निकाल सकते हैं। मैग्नीज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन 1 है, इसलिए X की वैल्यू 1 होगी बच्चों। इस तरह से Y जो है Y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 1, 5 मीन्स आंसर इसका B होगा, क्योंकि पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू 5 है, तो तीसरे वैल्यू को आप बिना चेक किए भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरह के हैं। लेकिन फिर भी एक बार चेक करना चाहें तो देख रहे हैं हम यहाँ पर मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 का है, इसलिए 153 होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि MnO4 जो है वो एल्कलाइन एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल या फिर डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। हम न्यूट्रल बोलें या फिर डाइल्यूट बेसिक बोलें। और बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट अगर बेसिक लिखा है तो हम उसको डाइल्यूट बेसिक लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस में इस तरह के। और जब हम कंसनट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो इसमें ये MnO4 2- आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। MnO2 ब्लैक कलर का होता है। Mn2+ जो है वो सॉल्यूशन में कलरलेस होता है ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक HNO3। तो बेसिकली क्रोमेट एसिडिक मीडियम में ये डाइमराइज हो जाता है और ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2- में। बेसिक मीडियम में दोबारा से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हमें यहाँ देख सकते हैं बच्चों। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरह से, बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर क्रोमेट है, क्रोमेट मीन्स CrO4 2-। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइमराइज होकर डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नथिंग बट Cr2O7 2-। और बेसिक मीडियम में दोबारा से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है।
बच्चों चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर हम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट Cr3+ के में कन्वर्ट होता है, तो ये इन सब कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पे क्या देगा। जिस तरह से हमने KMnO4 की रिएक्शन की बात की थी, उस तरह से यहाँ पे भी हम डाइक्रोमेट आयन के रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड आयन को सल्फेट में, सल्फाइड आयन को सल्फर की टर्बिडिटी में चेंज कर देता है। उसी तरह से बच्चों ऑक्सीलेट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये जो एल्कोहल और ये बेसिकली एल्कोहल और एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। Fe2+ को Fe3+ में, SN2+ SN4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन से और लॉजिक के बेसिस पर हम रेडॉक्स के बेसिस पर इसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद H2O2। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की H2O2 के साथ। ये H2O2 का बेसिकली टेस्ट है लेबोरेटरी में। इस टेस्ट को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसको ध्यान देते हैं बच्चों। डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो ऑरेंज कलर का होता है, इस ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में जब हम H2O2 डालते हैं एसिडिक मीडियम में, H2SO4 जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली हमको डीप ब्लू कलर का कम सॉल्यूशन मिलता है CrO5 के फॉर्मेशन के कारण। CrO5 जो क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, और इस क्रोमिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेजेस हैं, और इन परऑक्सी लिंकेजेस के कारण ये जो क्रोमिक एनहाइड्राइड का सॉल्यूशन है ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। इसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो रखने पर यहाँ पर क्रोमियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। बेसिकली ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑन स्टैंडिंग ये ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ के फॉर्मेशन के कारण। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं यूजिंग pyridine, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एमिल अल्कोहल। बेसिकली इन सारे कंपाउंड के साथ ये जो CrO5 है एडक्ट बना लेता है एडिशनल प्रोडक्ट, और उससे ये स्टेबलाइज हो जाता है। बेसिकली ईथर के साथ भी होता है ऐसा। तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, स्टेबल एडक्ट। जैसे ईथर है, लेटर से ROR है अपने पास, तो ROR के साथ ही एडक्ट फॉर्म कर लेता है और इस एडक्ट फॉर्मेशन से स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको स्टेबलाइज कर पाते हैं। क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है बच्चों। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम एमिल अल्कोहल प्रेफर करते हैं, ईथर प्रेफर नहीं करते बिकॉज ईथर फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए एमिल अल्कोहल को यूज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 में हमको आइडेंटिफाई करना है A एंड B। तो फॉस्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंसनट्रेट HNO3 A कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पर कैनरी येलो PPT दे रहा है। कैनरी येलो PPT जो है फॉस्फेट का स्पेसिफिक टेस्ट है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं। फॉस्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आपने सबसे पहले इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया। टेस्ट ट्यूब में आप फॉस्फेट सॉल्ट लिए और फिर उसमें हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। सबसे पहले आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड डालने का पर्पस बेसिकली ये है कि अगर उसमें कुछ इंटरफेयरिंग रेडिकल प्रेजेंट है, जैसे कि सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट है, तो उन सल्फाइड को वो ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर दे। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड डालते हैं, उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमको येलो कलर का PPT मिलता है, कैनरी येलो PPT। कैनरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली एक बर्ड होती है जिसका कलर येलो होता है, उसी कलर की PPT यहाँ पे अपीयर होता है। और ये जो कैनरी येलो PPT है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला हम ध्यान रखें, ये JEE मेंस में पूछा जा सकता है बच्चों। अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बोलते हैं, NH4 PO4.MO3O10 कई तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो इस बात को हम ध्यान रखें बच्चों। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट लगा के आप लिखेंगे, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट ASO4 3- आयन भी देता है, आर्सेनेट आयन। ये आर्सेनेट आयन टेस्ट देता है कब? जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर तो ये टेस्ट जो है फॉस्फेट आयन देता है। चलिए अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द अननोन्स। तो बेसिकली मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनेगा कंपाउंड ए में, और ये कंपाउंड ए स्ट्रांगली हीट करने पर वाइट कलर का रेसिड्यू देता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का, गैस NH3 निकलेगी। और यहाँ पर जो C कंपाउंड है दैट इज आल्सो वेपर, जो कि H2 की वेपर्स हैं बच्चों।
तो बच्चों ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट ए था। तो अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में कैटायन की बच्चों। तो कैटायन में बेसिकली सबसे पहले हम ड्राई टेस्ट, उसके बाद वेट टेस्ट की बात करेंगे। तो ड्राई टेस्ट में बेसिकली जो हम सबसे पहले बात करेंगे, लेबोरेटरी में जो बर्नर यूज़ करते हैं बंसन बर्नर, उस बर्नर में हमको एक क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली इस बंसन बर्नर की फ्लेम में हमको ये बताना है कि कौन सी फ्लेम जो है ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सी फ्लेम इसमें रिड्यूसिंग है। तो बच्चों ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि बाहर वाला जो आउटर पार्ट है ये एटमॉस्फेयर से ओपन है, और जो आउटर पार्ट एटमॉस्फेयर से ओपन है इसमें बेसिकली ऑक्सीजन इनरिच्ड होगा। इसका मतलब बाहर वाला पार्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग होगा, अंदर वाला पार्ट जो है वो रिड्यूसिंग जोन है। और बच्चों बंसन बर्नर की फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। एक इनर कोन देख रहे हैं जो कि डार्क है, बेसिकली सबसे अंदर वाला कोन, यहाँ पे अनकम्बस्ड गैस प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें पार्शियल कंबशन प्रेजेंट होता है गैसेस का, और इसके बाद सबसे ऊपर थर्ड पार्ट होता है इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट। तो इस बंसन बर्नर की फ्लेम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो इस पॉइंट पर होता है। एक बार जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इस पॉइंट पर होता है। इस बात को हम ध्यान रखें बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कलर्स आर ऑब्जर्व्ड इन फ्लेम टेस्ट ऑफ फर्स्ट डे एंड सेकंड डे ग्रुप कैटायंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डे एंड सेकंड डे ग्रुप फ्लेम टेस्ट में किस तरह का कलर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट डे ग्रुप में अपने पास जो कैटायन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो लिथियम बच्चे क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट और लाइलेक, रुबिडियम का आर भी बताता है कि रेडिश ब्राउन है, और जबकि सीजियम जो ब्लू कलर का होता है। क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन मीन्स कि जब सूरज निकलता है ना वो जो कलर होता है। अंग्रेजी में एक मुहावरा भी है कि पर्सन गोज क्रिम्सन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि आंख बबूला होना। तो जब आदमी को गुस्सा आता है ना तो उसके चेहरे का जो रंग हो जाता है दैट इज क्रिम्सन। चलिए इसी तरह से हम सेकेंड डे ग्रुप के कैटायंस के फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड डे ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम जो ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन, और बेरियम जो है एप्पल ग्रीन है। बच्चे यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि Mg2+ आयन एंड Be2+ आयन, मतलब मैग्नीशियम एंड बेरिलियम कैटायन जो है वो फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। और इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि इनका साइज़ रिलेटिवली छोटा होने के कारण जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहते हैं, और बंसन बर्नर की फ्लेम उनको इतनी एनर्जी नहीं दे पाती कि उनका एक्साइटेशन और उसके बाद डी एक्साइटेशन का प्रोसेस हो पाए। बच्चों इन कलर्स को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन है, Na2B4O7.10H2 जिसको हम बोरेक्स बोलते हैं। बोरेक्स हीट करने पे कंपाउंड ए दे रहा है, ए को हाई टेम्परेचर पे हीट करने में बी एंड सी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम इस पे सॉल्यूशन देखते हैं कि बोरेक्स को हीट करने पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है एंड इट गेट स्वेल्स अप, स्वेलिंग हो जाता है, फूलने लगता है। इस तरह से जो फिटकरी है वो भी हीट करने पे फूलने लगती हैं बच्चों, और फर्दर हीट करने पे ये ग्लासी प्रोडक्ट देता है, ट्रांसपेरेंस ग्लासी बीड। और इस ट्रांसपेरेंस ग्लासी बीड में सोडियम मेटाबोरेट होता है, NaBO2 एंड B2O3 प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जैसा मैंने अभी बताया कि जो एलम्स हैं, फिटकरी हैं, वो भी हीट करने पे स्वेल अप हो जाती हैं, लेकिन फिटकरी को स्ट्रांगली हीट करने पर हमको बेसिकली ग्लासी प्रोडक्ट नहीं मिलता, वहाँ पर हमको एमरफस पाउडर मिलता है। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास सॉल्ट है एक NaNH4HPO4.4H2O। इस सॉल्ट को हम माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं। बच्चों इस सॉल्ट के फॉर्मूले को हम ध्यान रखें। इस सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के 1 मोल में कितने मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो जब तक हमको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात नहीं कर पाएंगे बच्चों। NaNH4HPO4.4H2 जिसको हम बोलते हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट .4H2O। तो हीट करने पे कंपाउंड ए देता है, ए को हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे और कंपाउंड हमको बी एंड सी मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पर कॉपर सल्फेट की हीटिंग भी है, और कॉपर सल्फेट की हीटिंग से जो हमको डी मिलता है और यहाँ से जो बी मिलता है, ये कंबाइंड होकर कंपाउंड एस दे रहा है। तो हमको इन सारे अननोन कंपाउंड्स के बारे में पता करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि बेसिकली ये जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है NaNH4HPO4, इसको हीट करने पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, इट गेट स्वेल अप। तो हमको कंपाउंड मिलता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट स्ट्रांग हीटिंग पर ये सोडियम मेटाफॉस्फेट देता है NaPO3। अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया गैस जो कलरलेस
पंजेंट स्मेल गैस होती हैं। बच्चों सेकंड पार्ट में ये था कि कॉपर सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। इसके साथ साथ एक रेसिड्यू मिलती है जो कि CuO की है। ये CuO की रेसिड्यू इस सोडियम मेटाफॉस्फेट के साथ कंबाइंड होकर कलर्ड कंपाउंड बनाता है सोडियम क्यूप्रिक फॉस्फेट। सोडियम क्यूप्रिक फॉस्फेट जो है ये लाइट ब्लू कलर का बीड होता है बच्चों, लाइट ब्लू कलर का बीड है। ये बेसिकली फॉस्फेट बीट टेस्ट है। यहाँ पर इस फॉस्फेट बीट टेस्ट से हम कैटाइन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका हमको आइडिया पता चलता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये Cu2+ आयन है जो फॉस्फेट बीट टेस्ट में ब्लू कलर देता है, लाइट ब्लू कलर। बच्चों अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं जेडेनो जब CO का साथ कंबाइंड हो रहा है तो किस तरह का कंपाउंड मिलता है। Al2O3 CO के साथ कंपाउंड होकर क्या दे रहा है, इस तरह से MgO एंड SnO2। यहाँ पर हमको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है बच्चों। जेडेनो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ एक ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है जिसको हम रिडमैन्स ग्रीन बोलते हैं। एक ग्रीन कलर का पेंट बनाने में यूज होता है। Al2O3 के साथ ये CO.Al2O3 कंपाउंड बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, थर्नट ब्लू। MgO CO के साथ कंबाइंड होकर पिंक कलर का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, MgO.CO। SnO2 इस तरह से कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ कंबाइंड होकर CO.SnO2 बनाता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। बच्चों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइंस की। जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइंस पढ़ा था उस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैटाइंस को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, उनके ग्रुप क्या हैं, किस ग्रुप में कौन से कैटाइन है, ग्रुप रिएजेंट कौन सा होता है और किस तरह के टेस्ट देते हैं ग्रुप रिएजेंट के साथ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जी मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैटाइन किस ग्रुप में है, रिएजेंट क्या है और कौन सा PPT फॉर्म करता है उस ग्रुप में रिएजेंट के साथ, इस बात को हम ध्यान रखें। ग्रुप फर्स्ट में अपने पास कैटाइन है Ag+, Hg2+ एंड Pb2+। यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट जो वो डाइल्यूट HCl है बच्चों। ये वाइट कलर का PPT फॉर्म करते हैं क्लोराइड्स के, AgCl, Hg2Cl2 एंड PbCl2। किसी मैनोमिक्स टेक्निक बना के आप इसको याद कर लीजिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के कैटाइंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के कैटाइंस को हम याद कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कि बच्चों आज होगा प्रभात। इस तरह से मैनोमिक्स टेक्निक बना के आप सारे कैटाइंस को ध्यान रख सकते हैं। बच्चों सेकेंड ग्रुप को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, सेकेंड A एंड सेकेंड B। तो बेसिकली सेकेंड A ग्रुप में जो कैटाइंस हैं वो Pb2+, Cu2+, Bi3+ और मर्क्यूरिक आयन है। फर्स्ट ग्रुप में मर्क्यूरस है, जबकि सेकेंड A ग्रुप में मर्क्यूरिक आयन है, उसके साथ साथ Cd2+। यहाँ पे बच्चों जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है, डाइल्यूट HCl ऑक्सिलरी रिएजेंट है, सपोर्टिंग रिएजेंट है। और यहाँ पर ये सल्फाइड PPT फॉर्म करते हैं। सल्फाइड PPT जनरली ब्लैक कलर के होते हैं। Pb, Cu एंड Hg की सल्फाइड जो ब्लैक कलर के हैं, बिस्मथ सल्फाइड जो ब्लैकिश ब्राउन कलर का है, और जबकि कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का है बच्चों। सेकेंड B ग्रुप में आर्सेनिक +3+5, एंटीमनी +3+5, Sn+2 एंड +4 कैटाइन प्रेजेंट हैं बच्चों, और ये भी सल्फाइड PPT फॉर्म कर रहे हैं। और इन सल्फाइड PPT का कलर हम ध्यान रखें बच्चों, SNS2, AS2S3, AS2S5 ये येलो कलर के होते हैं, जबकि SbS25, Sb2S5 ऑरेंज कलर के हैं, और SNS जो ब्राउन कलर का सल्फाइड PPT होता है, ऑरेंज कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली क्लासिफिकेशन पर। थर्ड ग्रुप में अपने पास है एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। यहाँ पर NH4Cl एंड NH4OH जो ग्रुप रिएजेंट हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप रिएजेंट हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH- आयन कंसंट्रेशन को ये कंट्रोल करता है। ये सब आयनिक एक्यूबुलम में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हमको वाइट कलर के PPT मिलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और ग्रीन कलर का PPT मिलता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, रेडिश ब्राउन कलर का, डर्टी रेड कलर का PPT फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिलता है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप में मन को जाना नहीं, मन को जाना नहीं, ये सारे कैटाइंस हैं Na2+, CO2+, Mn2+ एंड Zn2+। यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट जो H2S है इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। NH4OH जो ऑक्सिलरी रिएजेंट है, सपोर्टिंग रिएजेंट, ये H2S के आयनाइजेशन को हेल्प करता है, जिससे सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बच्चों। यहाँ पर
हमको ब्लैक पीपीटी मिलते हैं NiS एंड CuS के, जबकि MnS जो पिंक और बफ कलर का होता है, ZnS वाइट कलर का होता है। सल्फाइड पीपीटी में जो सल्फाइड पीपीटी हमने सिलेबस में है उसमें ZnS ही सिर्फ वाइट कलर का सल्फाइड पीपीटी होता है बच्चों। इसके बाद फिफ्थ ग्रुप के कैटाइन में हम बात करते हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, बाटा शू कंपनी। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास रिएजेंट है कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड एंड NH4OH। यहाँ पे हमको कार्बोनेट पीपीटी मिलते हैं। सिक्स ग्रुप में सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम है, और जीरो ग्रुप में अपने पास अमोनियम आयन है। बेसिकली कुछ लोग क्लासीफाई करते हैं कि सिक्स ग्रुप में मैग्नीशियम आयन है और सोडियम और पोटेशियम जो जीरो ग्रुप में है, तो हम इस तरह से भी क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड में हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है NH4Cl जब KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये गैस बन रहा है, और ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर PPT B बनाता है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी अमोनियम सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। अमोनियम सॉल्ट जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर सॉल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ये अमोनियम आयन जब भी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी बच्चों। ये अमोनिया गैस जब इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएजेंट K2HgI4 KOH के साथ बेसिक मीडियम में, K2HgI4 बेसिक मीडियम में नेस्लर रिएजेंट होता है। तो अमोनिया का ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। अमोनिया बच्चों नेस्लर रिएजेंट के साथ ब्राउनिश येलो कलर का PPT फॉर्म करता है। ये ब्राउनिश येलो कलर का जो PPT बनता है ये इस कंपाउंड फॉर्मेशन के कारण बनता है, जिसको हम मिलन्स ऑफ आयोडाइड बेस बोलते हैं। मिलन्स ऑफ आयोडाइड बेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अमोनिया। चलिए बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म। क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चों, अपने पास यहाँ पे एक क्लियर सॉल्यूशन है। इस क्लियर सॉल्यूशन में सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायंस के। फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायंस मतलब आज होगा प्रभात, Ag+, Pb2+ एंड मर्क्यूरस आयन। ये तीनों आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। Ag+ प्रेजेंट है, Pb2+ प्रेजेंट है और मर्क्यूरस आयन प्रेजेंट है Hg22+। और जब हम इस सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं तो हमको A मिल रहा है। हॉट वाटर में हमको कंपाउंड मिलता है B जो कि सॉल्युबल है, और एक कंपाउंड जो कि कंपाउंड्स कुछ हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं। ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बेसिकली आगे हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आंसर के फॉर्म में। बेसिकली सॉल्युबल सॉल्ट जो है फर्स्ट ग्रुप के जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमको वाइट PPT देते हैं, AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2 का। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहे हैं बेसिकली ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये A कंपाउंड, इस A कंपाउंड में ये कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2। अब जब हम हॉट वाटर में बात करते हैं तो जो PbCl2 है वो कोल्ड वाटर में एज ए PPT अपीयर होता है, जबकि हॉट वाटर में सॉल्युबल है। तो हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है PbCl2, बेसिकली हीट करने पर ये डिजॉल्व हो जाता है और ठंडा करने पर दोबारा से वाइट PPT के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। और बच्चों हमको यहाँ पे इनसॉल्युबल जो कंपाउंड मिलते हैं वो AgCl एंड Hg2Cl2 के होते हैं। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्स इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में AgCl क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है क्योंकि ये सिल्वर के साथ डाई एमीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जबकि Hg2Cl2 के साथ ये ग्रेश ब्लैक कलर का PPT फॉर्म करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड HgNH2i। ब्लैकिश वाइट कलर का कंपाउंड है और यह शाइनी ब्लैक होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है बच्चों मर्क्यूरियस आयन का। ध्यान रखेंगे जो मर्क्यूरियस सॉल्ट है बेसिकली उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मर्क्यूरियस सॉल्ट हैं वो NH3 के एक्सेस में क्या होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। और भी रिएजेंट हैं जिनके साथ रिएक्ट करने में मर्क्यूरियस सॉल्ट जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ Pb2+ सॉल्ट। तो Pb2+ H2S के साथ रिएक्शन करने पर बेसिकली सल्फाइड PPT देगा, और बाकी के इन प्रोसेसेस को हम इस सॉल्यूशन में देखते हैं। तो Pb2+ H2S के साथ रिएक्शन करने पर ब्लैक कलर का PbS देता है। सारे सल्फाइड जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 में सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ Hg
प्लस HGS एंड HGS को छोड़कर, ये जो सल्फाइड PPT है, इन सल्फाइड को छोड़कर बाकी सारे सल्फाइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं बच्चों। Pb2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन, क्योंकि Pb जो है वो एम्फोटेरिक है, NaOH के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एम्फोटेरिक एलिमेंट को जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ बेस में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड जो है एक्सेस ऑफ बेस में क्या है, सॉल्युबल है। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है उसमें Pb का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Na2PbOH4। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हम आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। AgI बनेगा जो कि येलो कलर का PPT है। इस AgI की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ देखेंगे कि इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो बच्चों, जब AgI के डार्क येलो कलर का जो PPT है बेसिकली हीट करने पर सॉल्युबल नहीं होता। ये डाइल्यूट HNO3 में भी इनसॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बावजूद भी AgI जो है वो अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है। AgCl अमोनिया में सॉल्युबल होता है, AgBr अमोनिया में मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शियली सॉल्युबल होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड जो है वो इनसॉल्युबल होता है बच्चों। AgI साइनाइड के साथ Cn- के साथ, AgI Cn- के साथ AgCN2 होल माइनस बना के डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल कंपाउंड है। इसी तरह से थायोसल्फेट के एक्सेस के साथ भी ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों। चलिए अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हमको Hg22+ मतलब मर्क्यूरस की इन सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शंस को लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और यहाँ पर हम कुछ नई बातें भी सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो Hg2+ आयन जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये Hg2Cl2 बनाता है, जो कि वाइट कलर का PPT है। H2S के साथ रिएक्शन करने पर ये Hg+HgS बनाता है, Hg+HgS। Hg जो है वो ग्रेइश ब्लैक है, HgS इज ब्लैक। तो बेसिकली ये पूरा क्या है, ब्लैक कलर का PPT के फॉर्म में अपेयर होता है, जो कि नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल है बट एक्वा रेजिया में सॉल्युबल है। तो इस बात को ध्यान रखें। मैं यहाँ पे H2S के आगे एस्टिक मार्क कर रहा हूँ बेसिकली, और ऐसा क्यों है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बच्चों, मर्क्यूरियस आयन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो मरकरी एंड सिल्वर के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए जब भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। यहाँ पर ये मर्क्यूरस जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करने पे Hg2O बनाएगा, जो कि ब्राउन कलर का PPT है, और ये एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होता है बच्चों। Hg22+ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्शन करने पर भी ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पर मरकरी 0N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, देख रहे हैं। तो यह भी ब्लैक एंड वाइट कलर का कंपाउंड मिलता है, लेकिन कलेक्टिवली कलर जो है ब्लैक कलर का होता है बच्चों, क्योंकि वाइट कलर का मास्किंग हो जाएगा ब्लैक में, तो इसलिए ब्लैक अपीयर होगा। इसके आगे भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ बच्चों। कॉपर टर्निंग्स के साथ रिएक्शन करने पर अगर सॉल्यूशन में Hg22+ आयन प्रेजेंट है तो कॉपर टर्निंग के साथ रिएक्शन करने पर ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर जो है मरकरी से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मरकरी के ऊपर आता है, इसलिए ये Hg22+ आयन को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा बच्चों, और हमको ब्लैक कलर का PPT मिलेगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर Hg22IO2 मिलता है, जो कि ग्रीन कलर का PPT होता है, जो कि एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्युबल है बच्चों। और ये Hg22+ आयन यहाँ पे एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पे मरकरी 0N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर मैं पोटेशियम आयोडाइड के आई के साथ भी S स्टार मार्क कर देता हूँ बच्चों। K2CrO4 के साथ क्रोमेट बनाता है, और ये क्रोमेट जो ब्रिक रेड कलर का होता है बच्चे, मैंने डिस्कस किया था आपको पार्ट 1 में। ये क्रोमेट जनरली येलो कलर के PPT हैं, लेकिन मरकरी एंड सिल्वर का जो क्रोमेट होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है, और मरकरी में है मर्क्यूरस क्रोमेट, Hg22+ आयन का क्रोमेट जो होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है बच्चों। SnCl2 के साथ भी रिडॉक्स इंटरेक्शन कर रहा है। यहाँ पर Hg22+ SnCl2 के साथ 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये लूज करके +4 में आता है। Hg22+ इलेक्ट्रॉन गेन करके मरकरी का ग्रेइश ब्लैक कलर का PPT फॉर्म करता है बच्चों। बहुत इंफॉर्मेटिव स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पर। इन रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करें। और बच्चों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो मर्क्यूरस आयन है वो
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2S एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सल्फाइड पीपीटीज ऑफ सेकंड ग्रुप सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। तो बच्चों सेकंड ग्रुप के हम सल्फाइड पीपीटी अगर देखें तो सेकंड ग्रुप के सल्फाइड पीपीटी में अपने पास ब्राउन कलर के पीपीटी हैं, ब्लैक कलर के पीपीटी हैं, येलो हैं, ऑरेंज कलर के ही पीपीटी हैं। तो बेसिकली येलो अमोनियम सल्फाइड एक ऐसा रिएजेंट है जो कि सेकेंड ग्रुप की कैटायंस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब सेपरेट आउट करता है। बेसिकली सेकेंड ग्रुप में जो सल्फाइड पीपीटी मिलते हैं उसमें सेकेंड ग्रुप के जो सल्फाइड पीपीटी हैं वो येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि सेकेंड बी ग्रुप के जो सल्फाइड पीपीटी हैं वो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो सारे सल्फाइड है सेकेंड बी ग्रुप के येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। इन सारे सल्फाइड पीपीटी को काउंट कर लें आप। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट जब मर्क्यूरिक आयन, अभी हमने मर्क्यूरियस आयन की बात की थी, अब हम मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मर्क्यूरिक आयन इन सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। बच्चों मर्क्यूरिक आयन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। H2S के साथ रिएक्शन करने पे HGS ब्लैक कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। NaOH के साथ HgOH नहीं बनाएगा जो कि स्टेबल नहीं है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे HgO जो है वो येलो कलर का होता है, ये भी एक्सेस ऑफ NaOH पे इनसॉल्युबल होता है। बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड बनाता है HgO.HgNH2NO3। बेसिकली ये NO3 कहाँ से आया, ये NO3 यहाँ पर हम मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आया है। तो ये जो कंपाउंड है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है। Hg2+ आयन, Hg2+ आयन पोटेशियम आयोडाइड के साथ स्केलर रेड कलर का कंपाउंड HgI2 फॉर्म करता है जो कि एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्युबल है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4। K2HgI4 नेचुरल रिएजेंट नहीं होता, K2HgI4 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नेचुरल रिएजेंट बनाता है बच्चों। चलिए बच्चों अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर भी हम मर्क्यूरिक आयन के इन सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ मेटल भी है यहाँ पर। तो ये बेसिकली पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पे HgCN2 बनाता है। ये कंपाउंड जो सॉल्युबल होता है, ये पीपीटी नहीं है। और K2CO3 कार्बोनेट के साथ जो मर्क्यूरिक है बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी देता है। डिस्कस किया था पार्ट 1 में भी, कार्बोनेट जनरली ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन HgO.HgCO3 जो है 3HgO.HgCO3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो Hg2CO3 होता है मर्क्यूरियस कार्बोनेट, Hg2CO3 ये मर्क्यूरियस कार्बोनेट येलो कलर का होता है बच्चों। सोडियम सल्फेट के साथ HgSO4.2HgO बनाता है, ये भी येलो कलर का है। Hg2+ आयन SnCl2 के साथ रिडॉक्स इंटरेक्शन कर जाता है। बेसिकली ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 में चला जाता है 10, और ये गेन करके Hg2Cl2 बनाता है वाइट कलर का। और अगर SnCl2 का एक्सेस है तो फिर फर्दर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और यहाँ पे मरकरी जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में आता है और 10+4 में चला जाता है। कॉपर के साथ यहाँ पर ये भी मरकरी का ग्रेइश ब्लैक कलर का पीपीटी फॉर्म करता है बच्चों। कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है HgCOSCN4 के फॉर्मेशन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं Fe3+ के आयन की। तो Fe3+ में इन सारे रिएजेंट के साथ अटैच जब करते हैं तो क्या कंपाउंड बनेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं Fe3+ आयन को 1 by 1। बच्चों Fe3+ आयन जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और आप एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास कर रहे हैं तो बेसिकली ये यहाँ पर रिडॉक्स इंटरेक्शन होगा। Fe3+ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फाइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दोनों के में रिडॉक्स इंटरेक्शन हो जाएगा। Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फाइड जो सल्फर की येलोइश कलर की टर्बिडिटी देगा, वाइटिश येलो कलर की। यहाँ पर बेसिकली Fe2+ बनता है और ये FeS नहीं बनाता, बिकॉज जो FeS बनता है वो एसिड में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। मिनरल एसिड में FeS सॉल्युबल होता है। इस तरह से यहाँ पर हम Fe3+ की जो अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सेम रिएक्शन होगा। एसिडिक मीडियम में हमको टर्बिडिटी मिलेगी येलोइश वाइट कलर की,
रेडॉक्स इंटरेक्शन होगा सल्फाइड आयन एंड Fe3+ के बीच में। न्यूट्रल मीडियम में जब ये रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल मीडियम में चूंकि एसिड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए फिर हमको FeS का ब्लैक कलर का पीपीटी मिलेगा, उसके साथ साथ येलोइश वाइट कलर की टर्बिडिटी मिलेगी जिसका मास्किंग हो जाएगा। ये येलोइश वाइट कलर की टर्बिडिटी को FeS जो छुपा देगा। डेंस ब्लैक कलर का पीपीटी होता है FeS का। बच्चों अगर हम बेसिक मीडियम में बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर रेडॉक्स इंटरेक्शन नहीं होता और ये Fe2S3 का ब्लैक कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। बच्चों NaOH के साथ ये ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, डर्टी रेड भी बोलते हैं इसको, जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में इंसॉल्युबल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है जो कि एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इंसॉल्युबल है। थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करने पे पहले हमको वायलेट कलर का कंपाउंड मिलता है, वायलेट कलरेशन है, वायलेट कलर का सॉल्यूशन है बच्चों, AQ लिखा है मतलब एक्वस मीन सॉल्युबल है बेसिकली। तो वायलेट कलर का कंपाउंड मिलता है, सॉल्यूशन वायलेट कलरेशन मिलेगा। और अगर हम Fe3+ एक्सेस में डालते हैं तो फिर रेडॉक्स इंटरेक्शन हो जाता है इनके बीच में, और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ और टेट्राथायोनाइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है थायोसल्फेट आयन। तो रेडॉक्स इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली। Fe3+ किस में कन्वर्ट हुआ? Fe2+ में। और थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? टेट्राथायोनाइट आयन में। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रेडॉक्स इंटरेक्शन कर जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड +4 से +6 में आ जाता है सल्फर, और Fe2+ जो है Fe3+ में चेंज हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शन जो है Fe3+ की हैं बच्चों। ध्यान रखने वाली बात ये है कि बेसिकली जो एम्फोटेरिक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH और KOH है उसमें सॉल्युबल होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट Fe2+, Fe3+, Mn2+ एंड Hg2+। इन कैटाइन के हाइड्रोक्साइड्स को छोड़कर बाकी डी ब्लॉक के जो कैटाइन्स हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों अपनी कॉपी में। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में Fe3+ के कुछ और टेस्ट देखते हैं। Fe3+ जब थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है ये। यहाँ पर हमको ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ब्लड रेड कलरेशन मिलता है। पीपीटी नहीं है, ये सॉल्यूशन है। और बच्चों इस टेस्ट को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है जिसको हीट करने पे रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है। Fe3+ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6 के साथ रिएक्शन करने पे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये, और Fe4 FeCN6 होल थ्राइस मिलता है। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ नहीं लगेगा बच्चों, सिर्फ Fe4 FeCN6 होल थ्राइस है। तो ये प्रीशियन ब्लू कंपाउंड होता है, पीपीटी होता है ये प्रीशियन ब्लू। इस तरह से जब ये पोटेशियम K3 FeCN6 मीन्स पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ब्राउन कलर का पीपीटी मिलता है फेरिसाइनाइड का, बेसिकली FeCN6 का। बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के साथ Fe3+ I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, I- हैलाइड आयन में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये Fe3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों के बीच में रेडॉक्स इंटरेक्शन हो जाता है। Fe3+ जो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और I- जो है वो I2 देता है जो कि पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस में KI3 में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई आयोडाइड आयन में। और इस I3- आयन के कारण सॉल्यूशन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। बच्चों Fe3+ SnCl2+ के साथ भी रेडॉक्स इंटरेक्शन कर जाता है, और ये Fe2+ एंड SN+4 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बच्चों Fe3+ डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 2- के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये इंटरेक्शन नहीं होगा। बेसिकली Fe3+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि Fe3+ डाइक्रोमेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो बच्चों बहुत इंफॉर्मेटिव स्लाइड है ये भी, ओके। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम ध्यान रखेंगे। अगले स्लाइड में Zn2+ के हम टेस्ट की बात करते हैं। Zn2+ इन सारे रिएजेंट के साथ क्या टेस्ट देगा? तो बेसिकली Zn2+ जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, जिंक एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर ये बच्चों व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा जो कि जिंक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ NaOH में कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है
Na2ZnOH होल 4 जो कि Na2ZnO2 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। लेकिन एक्वस मीडियम में यही कंपाउंड बनता है। जी में सवाल आ चुका है एक बार एल्युमिनियम से रिलेटेड। बच्चों Zn2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे ये व्हाइट कलर का पीपीटी देगा, ठीक है। और डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोक्साइड को छोड़कर अभी हमने डिस्कस किया था उसको ध्यान रखेंगे बच्चों। ये एक्सेस ऑफ अमोनियम में सॉल्युबल है और टेट्राइमीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है बच्चों। Zn2 प्लस सल्फाइड के साथ Zns का व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। K4 एफिशिएंसी के साथ ये बड़ा स्पेसिफिक कंपाउंड बनाता है। इस कंपाउंड के फॉर्मूले को हम ध्यान रखें, ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें, अक्सर बुक्स में हमको इस तरह का दिखाई देता है। K2Zn3 एफिशिएंसी होल ट्वाइस जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ ये जिंक फॉस्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करता है बच्चों। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें हम Na2 प्लस के साथ इन रिएजेंट के टेस्ट की बात कर रहे हैं। इन रिएजेंट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड देगा, इन कंपाउंड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। Na2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा ग्रीन कलर का। निकल हाइड्रोक्साइड जो है वो NaOH में इनसॉल्युबल है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होगा बच्चों, जैसे हमने बात की थी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। Na2 प्लस इथिलीन डाइएमीन के साथ एक्सेस ऑफ EN इथिलीन डाइएमीन के साथ ये वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बनाता है NiEN होल थ्राइस 2 प्लस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है और वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन है ये। DMG के साथ ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट देता है। DMG मतलब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमिक एसिड से हमको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन मिलता है। इसमें से ये हम हाइड्रोजन हटा दें, एक एसिड एक हाइड्रोजन, तो जो NN मिलेगा वो DMG माइनस है। तो DMG के साथ ये रोज रेड कलर का PPT फॉर्म करता है, वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स चिलेट बनता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका डिटेल हमने पढ़ा है। Na2 प्लस Cn माइनस के साथ रिएक्शन करने पे ग्रीन कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। Cn माइनस अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है जो कि एक्सेस ऑफ Cn माइनस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये ग्रीन कलर का पीपीटी एक्सेस ऑफ Cn माइनस में टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स बनाकर डिसॉल्व हो जाता है बच्चों, और येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। K4 एफिशिएंसीज के साथ इन कैटायंस की रिएक्शन। Zn2 प्लस के साथ अभी हमने डिस्कस किया था। K2Zn3 एफिशिएंसीज होल ट्वाइस व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है। सारी रिएक्शन जो है वो नॉन रिडॉक्स है बच्चों। Mn2 प्लस के प्लस आयन को रिप्लेस कर देता है तो व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलता है Mn2 एफिशिएंसीज का। CO2 प्लस भी रिप्लेस कर देता है तो वो कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है। Ni2 प्लस भी K प्लस को रिप्लेस करके Ni2 एफिशिएंसीज बनाता है जो कि लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड है। और Cu2 प्लस आयन के साथ ये ब्राउनिश कलर का चॉकलेट ब्राउन कलर का Cu2 एफिशिएंसीज का पीपीटी फॉर्म करता है। तो बच्चों अब हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम जेई मेंस और जेई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों, जिससे हमें जेई मेंस और एडवांस के ट्रेंड्स का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 बार तो आ चुका है कम से कम जेई में। तो बच्चों एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ aqueous ammonia to a pink color aqueous solution of MCl2.6H2O ये कंपाउंड है and NH4Cl gives an octahedral complex Y. The presence of air Y complex जो है वो NH4Cl और presence of air में मिलता है। In aqueous solution of the complex Y behaves as 1:3 electrolyte। मतलब ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि एक कैटायन मिलता है तो 3 एनायन मिलते हैं बच्चों। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब हम 1 मोल कंपाउंड लेते हैं तो इस 1 मोल कंपाउंड से 1 मोल कैटायन और 3 मोल्स ऑफ एनायन मिलता है। The reaction of X with excess of HCl at room temperature results in the formation of blue colored complex। ये की पॉइंट है बच्चों इस सवाल का। ये जो कंपाउंड है MCl2.6H2O, जब ये कंपाउंड HCl के साथ रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। इसका मतलब M यहाँ पे कोबाल्ट है। ये स्पेसिफिक टेस्ट है बच्चों CO2 प्लस का। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हमको X एंड Z का दे रखा है
और वाई का भी दे रखा है, और इसके साथ साथ अपने पास ए बी सी डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को वन बाई ऑप्शन बाई डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का वैसे आंसर ए बी डी है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शंस बाय इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अपने पास कंपाउंड CuCl2.6H2 है, जो कि MCl2.6H2 लिखा है क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में MCl2.6H2 लिखा हुआ है। ये कंपाउंड CuCl2.6H2 है। ये कंपाउंड बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, जो कि पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और बच्चों जब एक्सेस ऑफ अमोनिया की हम बात करते हैं और एयर की प्रेजेंस है, तो ये कंपाउंड जो है वो CO2+ से CO3+ में कन्वर्ट हो जाता है और हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स बनता है CO3+ का, जो कि कंपाउंड वाई है बच्चों। और हमने ये भी देखा, जो मैंने डिस्कस किया था, कि की पॉइंट मतलब ये कंपाउंड जो एक्स कंपाउंड है, जब ये एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है CuCl4 2-, जो कि जेट कंपाउंड है, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है जेईई में। इसके बाद बच्चे हम ऑप्शंस वाइज डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में अपने पास कॉम्प्लेक्स हमने पता किया कि हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स है CO3+ का। CO3+ का कन्फिगरेशन जो है वो 3D6 होता है बच्चों। यहाँ पर हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो D6 कन्फिगरेशन में चूँकि NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग होगा, और इस स्प्लिटिंग में ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, और ये EG ऑर्बिटल्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे D6 कन्फिगरेशन में चूंकि एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा होगा स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच में, तो ये D6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। हमको यहाँ पे 2 वेकेंट ऑर्बिटल मिलेंगी। इन्हीं वेकेंट ऑर्बिटल में NH3 अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए हमको 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगी। तो बच्चों एक ऑर्बिटल ये, दूसरी ये, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 2D ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो D2sp3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए ऑप्शन बी की तरफ हम अप्रोच करते हैं। 3D7 कन्फिगरेशन है। ऑप्शन बी में वो कंपाउंड की बात कर रहा है जेट की, जो कि कॉम्प्लेक्स है CuCl4 2-। तो इस CuCl4 2- की हमको ज्योमेट्री देखनी है बच्चों। CuCl4 2- में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 है, और इस +2 कन्फिगरेशन में ये D7 कन्फिगरेशन होगा। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और Cl जो वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल होगी यहाँ पर, और इस टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इस तरह से होगा। ये ऑर्बिटल जो है T2 है, ये वाली ऑर्बिटल E है। तो E में 4 इलेक्ट्रॉन, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल है। अब हम ऑप्शन सी की तरफ अप्रोच करते हैं। ऑप्शन सी में हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है CuNH3Cl3, ये कितने मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस कर रहा है जब ये एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 Cl जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। जब इसका 1 मोल हम पानी में डालेंगे तो 3 मोल ऑफ Cl- आयन मिलेगा। तो इससे हमको AgNO3 के एक्सेस से रिएक्शन कराने पर ये 3 मोल्स ऑफ AgCl देगा, जबकि ऑप्शन वहाँ पर ऑप्शन में लिखा है 2 मोल ऑफ AgCl, 2 इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। 2 नहीं मिलते, 3 इक्विवेलेंट मिलता है, इसलिए आंसर इसका सी नहीं होगा। चलिए बच्चों अब हम ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी ऑप्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन का जो है वो कलर चेक करना है, कलर को जस्टिफाई करना है बच्चों। चूँकि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो सिस्टम उस तरह अप्रोच करेगा जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। तो कोल्ड कंडीशन में, लो टेम्परेचर में बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के कारण सॉल्यूशन जो पिंक कलर का होगा। और जबकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो कलर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन डी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी एंड डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएजेंट। ये सारे रिएजेंट जो है हमको ये पता करना है इसमें से टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट कितने हैं दैट कैन ऑक्सीडाइज एक्वस I- आयोडाइड टू आयोडीन।
I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। तो 7 क्यों होगा, इस बात को चलिए इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं। बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में KI के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे I माइनस है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। तो ये भी ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cr3+ में जाएगा, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये 0 में चला जाएगा। इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों एल्कलाइन KMnO4 ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेईई में कई बार पूछी जा चुकी है बच्चों। एल्कलाइन KMnO4, जब हम एल्कलाइन KMnO4 की बात करते हैं तो इसका मतलब जो KMnO4 है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। हम एल्कलाइन KMnO4 की बात करें या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 की बात करें, ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में हो तो ये MnO4 2- में कन्वर्ट होता है। तो एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब ये पोटेशियम आयोडाइड इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे I माइनस जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, आयोडेट आयन में, IO3- में। इसलिए इसका मतलब यहाँ पर ये I2 में कन्वर्ट नहीं होगा। बच्चों कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रेडॉक्स इंटरेक्शन करता है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है, ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन कर +1 में चला जाता है और I माइनस जो है वो 0 में जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन मिल रहा है। इस तरह से KI H2O2 के साथ, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह से एक्ट करता है। लेकिन इस रिएक्शन में H2O2 चूंकि I माइनस जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, तो ये I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये भी आंसर होगा बच्चों। पोटेशियम आयोडाइड Cl2 क्लोरीन वाटर के साथ जो रिएक्शन करता है तो I माइनस को ये I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से ओजोन जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके साथ भी रिएक्शन करने पर I माइनस जो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये स्पेशी इट्स कैपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये स्पेशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये स्पेशी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इन दोनों के बीच में रेडॉक्स इंटरेक्शन हो जाएगा और इस इंटरेक्शन में भी I2 में मिलेगा हमको। इस तरह से HNO3 के साथ जब हम बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ये लूज करेगी और इस इंट्रैक्शन से हमको I2 मिलेगा। इसका मतलब इसके साथ भी आयोडीन प्रोड्यूस करेगा। बच्चों सोडियम थायोसल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और जब ये इंट्रैक्शन करता है तो ये 5/2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, 3 to 5, इसमें 3 क्वेश्चन हैं बच्चों। क्वेश्चन ये 2009 में आया है और ये क्वेश्चन जो है वो सल्फाइड आयन का एक स्पेसिफिक टेस्ट पर बेस्ड है। बच्चों पैरा एमिनो NN डाइमिथाइल एमीन इज एडेड टू स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ X. Strongly acidic solution of X. The resulting solution is treated with a few drops of aqueous solution of Y to yield a blue coloration due to the formation of methylene blue. बच्चों ये की पॉइंट है, methylene blue बेसिकली ये सल्फाइड आयन का स्पेसिफिक टेस्ट होता है। The treatment of aqueous solution of Y with reagent potassium hexacyanoferrate, hexacyanoferrate means K4 के साथ leads to the formation of intense blue PPT. ये Prussian blue मिलता है बेसिकली aqueous solution of Y. The PPT dissolved in excess of addition of the reagent. Similarly, the treatment of the solution of Y with solution of potassium hexacyanoferrate 3, potassium ferricyanide, leads to a brown coloration due to the formation of compound Z. तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं इस पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके आंसर क्या हैं। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जस्टिफाई करेंगे। बच्चों तो कंपाउंड X, तो बेसिकली जैसे डिस्कस किया कि ये सल्फाइड आयन का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में द कंपाउंड Y, तो बच्चों कंपाउंड Y जो है वो FeCl3 है, प्रूशियन ब्लू देता है FeCl3, इस रिएक्शन में FeCl3 +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंपाउंड Y जो है FeCl3 है। और कंपाउंड Z यहाँ पर ब्राउन कलर का पीपीटी है, तो ये ब्राउन कलर का पीपीटी जो है FeCN6 होता है। चलिए इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये अपने पास कंपाउंड दे रखा है NN डाइमिथाइल फिनाइल एमीन, ये सोडियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है
और वाई कंपाउंड जो है Fe+3 है, FeCl3। तो FeCl3 के साथ रिएक्शन करने पर ये मिथिलीन ब्लू कंपाउंड बनाता है। ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है इसका। ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कंपाउंड जो है रदर दिस इज मिथिलीन ब्लू। और बच्चों Fe+3 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि ये जो Fe+3 है, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है कि कंपाउंड वाई जो है FeCl3 दिस Fe+3, ये Fe+3 K4 FeCN6 के साथ रिएक्शन करने पर Fe4 FeCN6 होल थ्राइस प्रीशियन ब्लू कलर का PPT प्रोड्यूस करता है। ये PPT है ब्लू कलर का। बच्चों इसी तरह से जब Fe+3 आयन पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है जो कि FeCN6 के कारण बनता है। FeCN6 फेरिसाइनाइड ब्राउन कलर का PPT होता है। चलिए बच्चे अगले स्लाइड में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेटल M on heating in nitrogen gas gives Y. Y on treatment with H2 gives colorless gas which when passed through copper sulfate solution gives blue color. बच्चों ये जो की पॉइंट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम गैस पास करते हैं अमोनिया गैस तो ब्लू कलर मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2+, जो कि सिट्जर रिएजेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो वाई कंपाउंड है बेसिकली हाइड्रोलिसिस में अमोनिया गैस दे रहा है, इसका मतलब वाई नाइट्राइड होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थर्ड होगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। बच्चों मेटल M मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस पर अमोनिया गैस देता है। इस अमोनिया गैस को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं, ये NH3 गैस जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो हमको ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम सिट्जर रिएजेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अमोनिया गैस का बच्चों, इसलिए कंपाउंड वाई जो है वो मैग्नीशियम नाइट्राइड होगा Mg3N2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सोडा एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग ऑफ हैलोजेंस। हैलाइड आयन के टेस्टिंग से पहले जो सोडा एक्सट्रैक्ट है उसमें हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की 2-3 ड्रॉप डालते हैं। बेसिकली हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स है सल्फाइड एंड साइनाइड आयन वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाएं और वोलेटाइल प्रोडक्ट बना के निकल जाएं। अदरवाइज नहीं तो ये टेस्ट में हैलाइड आयन के टेस्ट में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो बच्चों इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है जेईई मेंस में। बच्चों जैसा भी डिस्कस किया ये सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। व्हेन XO2 इज फ्यूज विद alkali metal hydroxide in presence of an oxidizing agent such as KNO3, a dark green product is formed which disproportionates in acidic solution to afford a dark purple color solution। तो बच्चों ये रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली मैग्नीज की बात कर रहा है ये, और ये जो कंपाउंड X है वो MnO2 है। ये हम डी ब्लॉक में पढ़ते हैं KMnO4 एंड K2MnO4 की प्रिपरेशन में। तो बच्चों इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। When fused with alkali metal hydroxide in presence of oxidizing agent, जो कंपाउंड अननोन था XO2MnO2 है, ये KOH के साथ रिएक्शन करता है KNO3 के प्रेजेंट में, तो हमको ग्रीन कलर का एक मेल्ट मिलता है जो कि K2MnO4 का होता है। बच्चों ये K2MnO4 जो है MnO4 2- आयन जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर MnO4- में कन्वर्ट होता है एंड MnO2 में जो कि ब्लैक कलर का होता है, लेकिन MnO4- जो है वो पर्पल कलर का होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से ये मैग्नीज यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर में मैग्नीज आंसर होगा, और आंसर में हमने जैसा देखा कि आंसर इसका 4 है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हमने जेईई एडवांस के और जेईई मेंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया, और इस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अच्छे नंबर आप फैच कर पाएंगे सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस में। ऑल द बेस्ट बच्चों।